अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम बात करेंगे तबलीगी जमात को लेकर जो टेररिज्म के चार्जेस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं इंडिया की मीडिया में ख़ास तौर पर। और सुबह से मुझे लोगों ने मैसेज किया, व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी उन्होंने मैसेज किया और पूछा कि ठीक है भाई, हमारा इख्तलाफ तबलीगी जमात से तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये भी चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि उनके ऊपर जो टेररिज्म के चार्जेस लगाए जा रहे हैं या फिर उनको टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है या टेररिस्ट बताया जा रहा है, ये किस हद तक सही है। देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात निकली है और क्या बात चल रही है। आप जानते हैं कि पिछले मंडे जो है सऊदी की जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट में इन्होंने मेंशन किया था कि जुमे के दिन तबलीगी जमात के बारे में, उनकी गुमराही मिसगाइडेंस के बारे में और उनके जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लिंक्स है, इसके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। और ट्वीट के अंदर मेंशन था कि तबलीगी जमात, जिसका नाम अल अहबाब भी है, इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके ऊपर मैंने उसी टाइम पर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बात बिल्कुल वाज़ेह बता दी थी कि भाई तबलीगी जमात वालों के ताल्लुक से हमारी व्यू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनके ताल्लुक से क्या है। वो जो है अल्लाह रसूल वाले लोग बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं और इन जनरल उनके अंदर टेररिज्म वाली चीज़ नहीं देखी और ना ही पाई जाती है। अब जो लोगों ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यानी टेररिज्म का चार्ज और एक्सट्रीमिज्म का चार्ज उनके ऊपर लगाना ये काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये जो है इलॉजिकल या इर्रेशनल जो है लग रहा है। तो फिर मैंने भी सोचा कि सऊदी अरब जैसी कंट्री, हालांकि मंडे के दिन उन्होंने अनाउंस किया तो फिर फ्राइडे तक काफ़ी लोगों ने रिएक्शंस दिए, काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी बनाए, तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि इतना बड़ा डिसीजन जो है सऊदी गवर्नमेंट ऐसे कैसे ले सकती है। यानी कि ऐसे मतलब अचानक बगैर किसी रिसर्च या बगैर किसी उसके कैसे ले सकती है। ऐसा तो नहीं है कि चाय पीते या कॉफ़ी पीते बैठे हैं, किसी ने आके कान भर दिया और सुन लिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो फिर मैंने कोशिश की कि समझें। वैसे तो तबलीगी जमात की जो एक्टिविटीज़ है, इसको बिन बाज के टाइम पर, काफ़ी साल पहले शेख बिन बाज के टाइम पर ही एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया था। उसके बावजूद भी टैसिट अप्रूवल के थ्रू जो है घरों में यहाँ वहाँ जो है इनकी एक्टिविटीज़ चलते, तो लोगों को पता था चल रही है, फिर भी ए पॉलिटिकल जमात है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, तो ये चल रहा था मामला। मगर अचानक फिर ये जो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म का जो है इश्यू आया, तो इसको लेकर जो है ना लोगों के अंदर काफ़ी खलबली और कन्फ्यूजन शुरू हो गया कि ऐसा मतलब क्या रिलेशन है टेररिज्म के साथ। तो बहरहाल फिर मैंने सोचा कि बजाय मैं कहीं चाय टपरी पर बैठकर अपने ख्याली पुलाव बनाऊं, इससे बेहतर है कि मैं किसी एक्सपर्ट से या फिर किसी जानकार से पूछ लूं कि आखिर में मामला क्या है बैन करने के पीछे, या फिर ये चीज़ अब निकालने के पीछे, यानी कि अब इस टाइम पर इस इश्यू को निकालने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो मुझे पता चला दो रीजंस। एक एक्सपर्ट से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे दो रीजंस बताए हैं। वैसे तो रीजंस बहुत हैं, उसमें से दो रीजंस मुझे पता चले और मुझे भी लगा कि हाँ, ये हो सकता है, दो रीजंस है। फिर मेरे बाज़ सऊदी दोस्तों से पर्सनली मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने भी जो है ना कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किए। तो फिर मैंने भी ये जो दो पॉइंट्स मुझे एक्सपर्ट से पता चले तो मैंने बताए, तो उन्होंने भी सुन के कहा कि हाँ, हो सकता है कि ये दो रीजंस हैं और इससे भी ज़्यादा है रीजंस, तो वैलिड रीज़न हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इंडियन मीडिया पिछले 2 दिन से कर रहा है, वैसे तो मुझे इंडियन मीडिया का इतना कुछ पता नहीं है, ना मैं पढ़ता हूँ ना देखता हूँ। लोग जब कमेंट में कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी है, रूबी का लियाकत, वो पता नहीं कोई देवगन है, कोई है, तो जब जाके मुझे पता चलता है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया को फॉलो नहीं करता, ना ही मैं उसको जो है ना सुनता हूँ। अब जो लोग देखते हैं सुनते हैं, उनको लगता है कि भाई ये लोग जो है चीज़ों को एग्जैजरेट करके दिखाते हैं और फिर जब उनको कोई टीआरपी या कोई मुद्दा मिलता नहीं है तो फिर उस चीज़ को एग्जैजरेट करके बताते हैं। खैर, उस चीज़ पर हम बाद में आएंगे कि इंडियन मीडिया तबलीगी जमात के पीछे क्यों इस तरह से हाथ धो के पड़ा हुआ है। मगर उससे पहले एक चीज़ हम क्लियर कर दें, एक चीज़ पर बात कर लेंगे हम, वो ये है कि सऊदी अरब की जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो ट्वीट किया है, ट्वीट के अंदर इन्होंने हरगिज़ ये बात नहीं कही कि ये लोग टेररिस्ट हैं या फिर टेररिज्म का इनके ऊपर जो है इल्ज़ाम या चार्जेस इनके ऊपर है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 2001 में जब 9/11 के अटैक्स हुए, उसके बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इन लोगों ने, यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने काफ़ी रिसर्च की और रिसर्च के बाद उन्होंने एक बात बताई कि तबलीगी जमात का ताल्लुक टेररिज्म से डायरेक्ट नहीं है। ये बात आप याद रखिए, डायरेक्ट इनका तबलीगी जमात का ताल्लुक नहीं है।
उसके ये बात बहुत पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बता दी थी, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। मगर उन्होंने ये बात कही कि एक रास्ता खुलता है, यानी कि रास्ता हमवार होता है या रास्ता खुलता है टेररिज्म की तरफ तबलीगी जमात के थ्रू, ये उनका कंक्लूजन था। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ कि मैं जो चीज़ एक्सपर्ट से सुना हूँ या जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल कोई मतलब कोई फड्डा नहीं है तबलीगी जमात के साथ कोई पर्सनली, और ना कोई ऐसी चीज़ है, तो मुझे कोई पर्सनल हेट मत दीजिए। मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको उस हद तक ही रखिए। तो बताना मकसद जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि इनका डायरेक्ट रिलेशन टेररिज्म से नहीं है, मगर ये रास्ता हमवार करता है या रास्ता खोलता है टेररिज्म की तरफ। अब जो चीज़ 20 साल पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कही थी, आज वो सऊदी हुकूमत ने कही है कि गेटवे टू टेररिज्म। ये उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि ये टेररिस्ट हैं, नहीं। ये भी नहीं कहा कि ये लोग टेररिज्म से इनका ताल्लुक है, नहीं, बल्कि कहा कि गेटवे रास्ता खुलता है उस तरफ। तो जो दो रीजंस जो मैंने एक्सपर्ट से सुने, पहला रीजन तो ये है कि तबलीगी जमात में जब लोग जाते हैं तो दीन की रग़बत उनके अंदर पैदा होती है, पहली चीज़, यानी कि रिलीजियस वो लोग होना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि मोहल्लों में अगर कोई लड़का बेदीन होता है, शराब पीना, गंदे दोस्तों में घूमना, गंदी आदतें उसे होती है, तो माँ बाप को लोग मशवरा देते हैं कि भाई इसको जो है ना 40 दिन 4 महीना आप तबलीगी जमात में भेज दो, ये सुधर के आ जाएगा। तो ठीक है, तो लोग क्या है, जमात में जाते हैं सुधरने के लिए, माहौल के लिए, अच्छा माहौल मिलता है तो सुधरने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। तो एक चीज़ क्या है कि लोगों के अंदर रिलीजियसिटी आती है, यानी कि मजहबी वो लोग बनते हैं, एक। दूसरा, उनके अंदर जो है दुनिया से बेरगबती उनको बताया जाता है कि भाई दुनिया से हमको मोहब्बत नहीं रखना है, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, कि दुनिया से आपको मोहब्बत नहीं रखना है, ठीक है। और मैंने भी अपने कॉलेज में कई ऐसे तबलीगी जमात के दोस्तों को देखा, दूसरे लड़के कारों में आते थे, वो लोग जो है साइकिलों पर आते थे, साइकिल चलाते हुए आते थे, वो भी छोटे बच्चों की साइकिल। पूछो तो कहते थे कि भाई हमको दुनिया से रगबत नहीं रखना है, ये सब दुनिया के ऐशो आराम है, दुनिया से मोहब्बत है, मेटेरियलिज्म हमारे अंदर नहीं रहना है। खैर ये उनका व्यू है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस है कि अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। तो अच्छी चीज़ें पहनने, ओढ़ने या इस अपनाने से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खैर ये उनका व्यू है, वो लोग ये कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो एक उनके अंदर मजहबियत आती है, दीन की क़ुर्बत आती है। दूसरी चीज़ कि जो है वर्ल्ड से डिटैचमेंट, जुहद या फिर दुनिया तरक्की जो है एक चीज़ आती है, और आखिरत से मोहब्बत, ये तीन चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए और रहना चाहिए उनके अंदर ये तीन चीज़ें। मगर जब ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बाद सहाबा जुहद के मामले में काफ़ी एक्सट्रीम जा रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का तुम्हारे ऊपर हक है, हर चीज़ का अपना अपना एक राइट होता है, हक होता है, तुम इस तरह से किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम मत जाओ। तो बहरहाल बाज़ लोग हर जमात में होते हैं जो एक्सट्रीम चले जाते हैं। अहले हदीस के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मशहूर है, हमने खुद उलमा से सुना, लोग कहते हैं कि अगर कोई लड़का सुबह अहले हदीस होता है तो शाम को मुफ्ती बन जाता है। तो जब किसी जमात के अंदर कोई शख्स जाता है, चाहे वो तबलीगी जमात हो, अहले हदीस हो, बरेलवी, कहीं भी, तो उसके अंदर एक चीज़ आती है कि जो चीज़ मुझे पता चली है ये मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा, और मेरी इस फिक्र से, मेरे इस नज़रिए से लोगों को मैं करीब करूंगा और जोड़ूंगा, ठीक है। तो एक उसके अंदर मजहबियत आती है, दूसरा उसके अंदर जो है दुनिया से बेरगबती आती है, तीसरा उसके अंदर जो है आखिरत की मोहब्बत आती है, और वो ये चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को, हर एक को इस जमात के साथ जोड़ूं, ठीक है। अब उसके अंदर ये एक ही मिशन उसका लग जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, बुरा मत मानिए, वो चीज़ ये है कि जो क्लासिकल इस्लामिक बुक्स होते हैं ये उनको नहीं बताई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। एक मिशन होता है माइंड में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से जोड़ना है, नमाज रोज़े से जोड़ना है, कलमा और वज़ू से लोगों को जोड़ना है। मगर जो डेप्थ होती है इस्लाम की, या फिर सिचुएशनल सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं कि कैसे हालात में क्या काम करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ मैं बता रहा हूँ, ये फ़िक़ी मसले नहीं बता रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती है ये थोड़ा सा नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि जब कोई एक रेडिकल या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है
तो वो लोग ये अपना नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा दाइश के टाइम पे भी उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया, अलकायदा वाले भी नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आज भी जो अलकायदा और दाइश के सिंपथाइजर्स हैं, जैसे कि डुआम करके एक फेसबुक पेज है, देखे, डॉक्यूमेंटिंग ऑपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये इस तरह के जो प्रो दाइश या प्रो अलकायदा वाले लोग होते हैं, ये लोग भी एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। नैरेटिव क्या होता है कि जो कन्वेंशनल मुस्लिम आर्मीज हैं या कन्वेंशनल मुस्लिम कंट्रीज है, ये लोग मुसलमानों पे होते हुए जुल्म को दूर नहीं कर सकते। यानी ये लोग अपने ऐशो आराम में मस्त हैं और अपनी अय्याशी में डूबे हुए हैं, ये लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। इस तरह का नैरेटिव वो लोग क्रिएट करते हैं। फिर बताते हैं कि इसके ऑल्टरनेट जो है हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। हमारी जो मिलिशिया है या फिर हमारी जो आर्मी है, हमारे जो मुजाहिदीन है, ये लोग जो है आपको सोल्यूशन दे सकते हैं मुसलमानों के ऊपर जो आफतें, जो परेशानियां आ रही हैं, इन आफतों और परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। ये इस तरह का नैरेटिव अलकायदा, हिजबुल्लाह, दाइश, हमास, इखवान मुस्लिमीन, ये इस तरह का जो है एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं आवाम के सामने कि जो अरब हुक्काम हैं ये लोग जो है काम के नहीं है, हम जो है काम के लोग हैं। ठीक है। तो इससे ये लोग सिंपैथी गेन करते हैं और इससे जो है ना लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। तो अब ये जो लोग जो दुनिया परस्त थे, एकदम दुनिया में डूबे हुए थे, इनके अंदर दुनिया की बेरगबती, आखिरत से मोहब्बत और फिर दीन की मोहब्बत जब आती है तो उनको लगता है कि ये चीज़ जो है दीन की मदद हमको करना चाहिए। तो ये जहन जब कच्चा जहन होता है, तो जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उठती हैं और इस तरह का नैरेटिव पेश करती हैं, तो इनको इधर आने में आसानी हो जाती है। यही बात जो सऊदी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने छोटे अल्फाजों में ट्विटर पर कहा कि गेटवे, ठीक है, उन्होंने इनको टेररिस्ट नहीं बोला, तबलीगी जमात को टेररिस्ट नहीं बोला, तबलीगी जमात के लोगों को भी टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि ये गेटवे बनते हैं। ठीक है, गेटवे एक रास्ता बनता है। मिसगाइडेंस जब होती है तो यानी कि गुमराही जब होती है तो रास्ता बन जाता है, लोग इधर से इधर आने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सिर्फ तबलीगी जमात का नहीं है, ये भी बात आप याद रखिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ तबलीगी जमात का नहीं है, ये प्रॉब्लम हर जमात का है कि जब नए लोग आते हैं और ज्यादा जज्बा उनके अंदर होता है, ज्यादा एंथुजियाज्म उनके अंदर होता है, अगर हम उनका गाइडेंस आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, अगर आप उनको उनके जज्बे की कदर करते हुए अगर हम उनको काम ज्यादा देते जाएंगे और वो ज्यादा लोगों को लेके आते जाएंगे, हमको लगेगा कि भाई ये तो बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मगर धीरे धीरे ये बंदा जो है ना बिगड़ने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अहले हदीस के अंदर भी होता है, बहुत देखा हमने। इखवानियों को तो छोड़ दो, उनका तो मामला बिल्कुल निकला हुआ ही मामला है, मगर अहले हदीस के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं कि जब नया नया कोई अहले हदीस होता है तो उसके अंदर बिल्कुल कुफ्र, शिर्क, बिदअत, ये वो हिजबी इसके अंदर जो है ना वो फतवे मारने वाला जो है ना एटीट्यूड आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हर जमात के अंदर है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब जो है ये सिर्फ तबलीगी जमात को नहीं, इससे पहले उन्होंने सुरूरी को भी टारगेट किया, इखवान मुस्लिमीन को भी टारगेट किया, इन्होंने हर वो आइडियोलॉजी को टारगेट किया जो थ्रेट है। अब ये मत समझिए कि एमबीएस को थ्रेट है, ये ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। जो थ्रेट पूरी इंसानियत बल्कि मुसलमानों को जो थ्रेट है, उनके खिलाफ ये लोग जो है एक मुहिम चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। जुम्मों के खुतबों में टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये लोग लोगों को आगाह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। एक पॉइंट जो उन्होंने बताया था मुझे कि गेटवे ये लोग बनते हैं, वो लोग टेररिस्ट नहीं है मगर गेटवे बनते हैं, लोग इस तरह इधर से इधर आने में आसानी हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज जो उन्होंने बताई जो काफी लॉजिकल लगी, वो ये है कि तबलीगी जमात में जो है क्या कहते हैं, अमीर का कॉन्सेप्ट होता है। अमीर होता है और अमीर के हाथ में बैत होती है। ठीक है, जिस तरह से सूफियों में होता है, सूफियों में भी जो है ना मुर्शद होता है, मुर्शद के हाथ में बाकायदा बैत होती है, इसी तरह से तबलीगी जमात में भी बैत होती है। अब जो है तबलीगी जमात के बानी हैं इलियास साहब और इस तरह से दूसरे भी जो थे, ये रशीद अहमद गंगोई साहब के हाथ पे इन्होंने बैत की थी। और ये सिलसिला चिश्तिया सिलसिला है पूरा। ठीक है, सूफिया चिश्तिया सिलसिला है, वहां से ये बैत का सिस्टम आता है। अब अमीर के हाथ पे लोग बैत करते हैं, हर कोई नहीं करता, ये भी बात अलग है कि हर कोई नहीं करता, मगर अमीर के हाथ पे बैत होती है जो एकदम बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा जो जमात के अंदर डीप चले जाते हैं, तो अमीर के हाथ पे बैत करें। जिस तरह से हर एक जमात का एक अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे तबलीगी जमात में बैत होती है, जमात इस्लामी में दोबारा कलमा पढ़ा जाता है। कई जमात इस्लामी वाले लोगों को नहीं पता है, वो लोग कहते हैं ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा, मगर है।
मौदूदी साहब ने जब जमात इस्लामी बनाई थी तो पूरों को उन्होंने वापस दोबारा कलमा पढ़ाया था, यानी पहले तुम काफिर थे, मुसलमान हो गए। तो ये तकफीरी जहन जो है जमात इस्लामी में, जमात इस्लामी के बानी के अंदर था ये, कि पहले तुम काफिर है, जमात इस्लामी में तुम आए हो तो मुसलमान हो गए। तो अक्सर ना उनके पास कलमा पढ़ा जाता है, मगर ये हर लेवल पे नहीं होता, एकदम हाई लेवल पे होता है। तो बहरहाल वहाँ पे भी जो है ना बैत होती है। तो आपने देखा कि ये जो अहबाब ग्रुप के लोग हैं, जिसको सऊदी अरब में अहबाब कहते हैं, जिस तरह से सलफ़ी को सऊदी में सलफ़ी कहते हैं, अफ्रीका में अहलुस्सुन्ना वल जमा कहते हैं, इंडिया में जो है अहले हदीस कहते हैं, केरला में नदवतुल मुजाहिदीन कहते हैं, एक ही आइडियोलॉजी, अलग अलग नाम है। इसी तरह से तबलीगी जमात को भी अल अहबाब कहते हैं अरब कंट्रीज़ में, और दूसरी जगह पे अल बलाग वगैरह भी कहते हैं। बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि भाई इनके पास जो अमीर का कॉन्सेप्ट है, तो अमीर के हाथ पे बैत करने के लिए अरब कंट्रीज से भी तबलीगी जमात के लोग वहां जाकर अमीर के हाथ पे बैत कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ये क्या मामला है बैत का, क्योंकि ये जो बैत का सिस्टम है, यूजुअली बैत जो होती है, प्लेज ऑफ एलिजेंस जिसे कहते हैं, ये हाकिम के हाथ पर बैत होती है, जो रूलर होता है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, उसको बैत दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अरब कंट्रीज के अंदर जो बैत होती है उसमें ये होता है कि हर कबीले का एक लीडर जो होता है उसको पैलेस में बुलाया जाता है, वो वहां पर जाकर बैत देता है कि हम अच्छे बुरे में हम आपके साथ रहेंगे, इन नेशनल इंटीग्रिटी के साथ हम साथ देंगे, और जो भी बला या परेशानी मुल्क के ऊपर आती है हम आपके साथ ठहरेंगे। ठीक है, ये बैत होती है। और कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि उलिल अम्र मिनकुम, के अतिअल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो और जो तुम में बड़ा है उनकी इताअत करो। तो इताअत समय और ता का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये लोग जो है बैत करते हैं कि हम अच्छे बुरे में आपके साथ रहेंगे। ठीक है, हर मुल्क के अलग अलग जो रूलर हैं उनके हाथ पे बैत होती है। कतर वाले अपने हाकिम के हाथ पे बैत करते हैं, सऊदी वाले अपने हाकिम के हाथ पे बैत करते हैं, यूएई वाले अपने हाकिम के हाथ पे बैत करते हैं, इस तरह से। और कंट्री के भी रूल में होता है कि हम प्लेज ऑफ एलिजेंस देते हैं यहाँ के हाकिम को। ठीक है, अब कनाडा या यूएस वगैरह चले जाए तो वहाँ पर भी प्लेज का एक सिस्टम होता है, उनका अलग सिस्टम है कि हम जो है ना मुल्क के खिलाफ नहीं ठहरेंगे, मुल्क के अगेंस्ट में नहीं ठहरेंगे। तो बहरहाल ये जो बैत का सिस्टम है, तो फर्ज करिए कि सऊदी तबलीगी जमात वालों ने यहाँ के हाकिम के ऊपर बैत की, अब वो जाकर तबलीगी जमात के अमीर के हाथ पे बैत कर रहे हैं। ठीक है, तो दो बैत एक साथ नहीं हो सकती। और बैत में क्या होता है कि समो ता होता है, यानी आप जो बोलते हैं हम उसकी इताअत करेंगे। तो एक बाहर वाले शख्स के हाथ पर जाकर बैत कर रहे हैं, तो ये एक एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ये देखा जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है, आप फर्ज करिए आप इंडिया में रहते हैं, अमीर एग्जाम्पल है अफगानिस्तान में, लोग अफगानिस्तान जाकर बैत करके आ रहे हैं इंडिया वापस, तो इसको एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट देखा जाता है फ्रेमवर्क में। कॉमन बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से जब लोग जाकर बैत कर रहे हैं तो एक अलग अमीर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर अलग अमीर के हाथ पे बैत हो रही है। तो ये जो पूरा एक रिचुअल जो है ये एज ए कल्ट रिचुअल इसको देखा जाता है। ठीक है, और जब अलकायदा या दाइश का ये जो फितना उठा था उस टाइम पर हमारे हैदराबाद में भी बाज़ लोगों ने ई बैत की थी। ई बैत यानी कि एक शख्स ने बगदादी के हाथ पे बैत की तो इन लोगों ने उसके हाथ पे बैत की। तो बैत जो होती है लोग बैत करते हैं, तो ये पैटर्न जो है ये हरगिज़ हम ये नहीं कर रहे हैं कि तबलीग जमात वाले टेररिस्ट हैं, वो तो बेचारे जो है ना नमाज रोजे वाले लोग हैं सीधे साधे। मगर ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है ना डेंजरस पैटर्न है, यही उन्होंने बताया। ये पैटर्न जो फॉलो होता है इस तरह से, तो ये चीज़ जो है ना डेंजरस है। बहरहाल, जो मैंने आपके सामने दो पॉइंट्स रखी है ये मैंने बाकायदा एक्सपर्ट से पूछी, ये दो पॉइंट्स मुझे पता चली। हो सकता है इसके आगे भी दूसरे पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से जो है ना उनके ऊपर ख़ास तौर पर अभी, हालांकि बैन तो बहुत पहले हुआ था, मगर स्ट्रिक्ट एक्शन और एक जो है मुहिम फिलहाल जो चलाई जा रही है वो अब जो है ना ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। एक और मैं आपको बात यहाँ पर बता देता हूँ कि इंडियन मीडिया क्यों इस तरह से टारगेट कर रहा है तबलीगी जमात को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पार्टी पावर में होती है वो सामने वालों को झुकाने की कोशिश करती है। तबलीगी जमात या देवबंद जो है इनको एज ए किंग मेकर यूपी बिहार इलेक्शंस में एज ए किंग मेकर समझा जाता था, यानी ये लोग ज़्यादातर प्रो कांग्रेस होते थे आज़ादी के टाइम से अभी तक भी प्रो कांग्रेस, और किंग मेकर इनको समझाता है कि ये जिसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या फिर जो भी है जो है वो पार्टी पावर में आएगी। अब चूंकि ये प्रो कांग्रेस हैं तो बीजेपी हत्तल इम्कान ये कोशिश में लगी है कि इनको झुकाए। ठीक है, ये तो कोई भी करेगा, जो पावर में रहेगा वो चाहेगा कि जितने ओपोनेंट्स हैं ओपोनेंट्स को अपने मातहत कर ले। ठीक है, अब ये इनके पीछे पड़े हुए हैं।
अगर कल के दिन ये लोग अगर सलमान नदवी जैसे डीलिंग कर लेंगे, सलमान नदवी ने जो मांड वाली सेटिंग कर ली बीजेपी के साथ, ठीक है, वो उसने तो सबसे पहले उसने बगदादी को उसने ख़त लिखा था, लेटर मुबारकबादी देते हुए कि तुमने बहुत अच्छी इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी। पर जब पुलिस पीछे पड़ गई तो बैक ऑफ हो गया। होने के बाद उसने जो है जाकर श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की और फिर बीजेपी के साथ सलमान नदवी ने मांड वाली सेटिंग कर ली। तो अगर ये लोग भी करते हैं या कोई भी जमात वाले करते हैं तो फिर उनका पीछा छोड़ देंगे। तो ये एक्चुअली जो है, ये मैं जनरल एंगल से बता रहा हूँ कि जो भी पावर में होगा वो ये करेगा। ठीक है, सामने जो ओपोनेंट्स होंगे या फिर जो यानी आप न्यूट्रल भी रहेंगे तो भी आपको वो चाहेंगे कि आप उनकी तायद में आए। बीजेपी तो छोड़ दीजिए, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ हमारे साउथ इंडिया का, जहाँ पर एक पार्टी थी और एक जमात थी। पार्टी वालों ने जमात को बोला कि तुम हमको सपोर्ट करो, जमात वालों ने लाइट ले लिया, तो 5 साल जमात को इतना परेशानी झेलना पड़ा, जहां प्रोग्राम होता कैंसिल हो जाता। आखिर में जमात वालों ने इनके साथ जो है सेटिंग कर ली, उसके बाद जो है सब नॉर्मल हो गया। तो ये कॉमन पैटर्न है, नॉर्मल सी चीज़ है कि जो पावर में होता है वो ये कोशिश करता है कि सामने वाला भी जो है ना हमसे डील कर ले और हमारे साथ जो है ये नेगोशिएट कर ले, नहीं करते तो फिर आपको सताएंगे। तो ये इस लिहाज से इंडियन मीडिया जो है तबलीगी जमात के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। इससे पहले जो है दूसरी जमातों के पीछे पड़ा हुआ था। और एक बात यहाँ पर यह है कि आपको याद होगा 2018 में गालिबन जब ये ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था तो बदरुद्दीन अजमल साहब जो है भरी पार्लियामेंट में उन्होंने सलफियों को टेररिस्ट बोला था। हालांकि ना सर था ना पैर था वो टॉपिक का, ट्रिपल तलाक पे बात चल रही थी, सलफियों को उन्होंने टेररिस्ट बोल दिया था पूरी पूरी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये चीज़ें बाज़ लोगों ने की। अब ये खुद अल्लाह की कुदरत है कि भाई जो 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 होता है फिर वो पलट के हमारे ऊपर आता है। यानी कि हम अगर एक के ऊपर अटैक करेंगे तो कल के दिन वो चीज़ हमारे ऊपर पलट के आएगी। अगर हम जो है ना किसी को तड़पता हुआ या फिर किसी को जो है ना परेशान होता हुआ देखकर मज़े लेंगे तो फिर वो चीज़ कल हमारे ऊपर पलट के आ सकती है। तो बहरहाल ये चीज़ है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग समझ रहे हैं कि सऊदी अरब अब दावा को बंद कर दिया, दावा यहाँ पे दावती काम नहीं हो रहा है, दावती काम ख़त्म हो गया है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि 2 दिन पहला ट्वीट है, साउथ अफ्रीका में सऊदी से जो है रिलीजियस अटैची वहाँ पे पहुँचा और साउथ अफ्रीका के लोगों ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि जो है सऊदी अरब से रिलीजियस अटैची दावा के प्रोग्राम्स करने के लिए साउथ अफ्रीका आया हुआ है। तो दावती काम सऊदी अरब के ज़रिए से जारी और सारी हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अब एक चीज़ इन्होंने जो की है वो ये है कि ये लोग चीज़ों को रेगुलराइज और चैनलाइज कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एडहॉक ग्रुप्स दावा नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह से चैरिटी भी यहाँ पे अब नहीं हो सकती। एक टाइम था जब लोग जो है इंडिविजुअल चैरिटीज़ जमा करते थे सऊदी अरब के अंदर, अब वो चैरिटीज़ का भी इन्होंने सिलसिला बंद कर दिया है। और ये जो इंडिविजुअल रिलीजियस ग्रुप्स जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उसके ऊपर भी ये लोग पाबंदी लगा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले सऊदी का नाम आता है। आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नायक का जब इशू उठा था इंडिया में 2-3 साल पहले, उस टाइम पर एक ही चीज़ जो है ज़्यादा आती थी, सऊदी सलाफिज़म। सलाफिज़म को वो लोग सलाफिज़म बोलते थे सऊदी सलाफिज़म, सऊदी सलाफिज़म। उसमें मुसलमान भी जो है हाँ में हाँ मिलाते थे, हाँ सऊदी सलाफी जो है ना टेररिस्ट होते हैं ये वो करके। मगर अब चीज़ें जो है उलट पलट के जो है ना एक दूसरे के ऊपर आ ही जाती हैं वो। तो बहरहाल जो है जहाँ भी दुनिया में कुछ भी होता था तो सऊदी का नाम आता था और सऊदी को रिलीजन से जोड़कर, रिलीजन एक्सट्रीमिज्म से जोड़कर जो है नाम लिया जाता था। तो सऊदी हुकूमत ने और एमबीएस ने भी ये तय किया है कि अब बहुत हो चुका, हमारा नाम आतंकवाद से लोगों ने बहुत जोड़ा है, अब हमको ये इमेज क्लियर करना है। चैरिटीज़, इंडिविजुअल जो चैरिटीज़ हैं या फिर एडॉक चैरिटी से इसको ये बंद कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ को ये लोग बंद कर रहे हैं, हर चीज़ को रेगुलराइज और चैनलाइज कर रहे हैं। आपको चैरिटी करना है नेपाल में, आपको बोरिंग खुदवाना है तो भाई आप यहाँ पहुँचिए, फ़लस्तीन आपको पैसे भेजने हैं तो के एस रिलीफ जाइए, आपको जॉर्डन पैसे भेजना है तो वहाँ जाइए, आपको गरीब की मदद करना है, पाकिस्तान में आपको ब्लैंकेट भेजना है सर्दी के लिए तो वहाँ पहुँचिए। हर चीज़ रेगुलराइज कर रहे हैं। इसी तरह से दावा एक्टिविटीज़ को भी ये लोग रेगुलराइज कर रहे हैं। मुझे याद है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, उसमें बाद हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों ने तय किया कि हम दावा एक्टिविटीज़ करेंगे। वो लोग जो है डीएन के साथ उन्होंने मीटिंग सेट की और उन्होंने कहा कि हम जो है इस इंस्टीट्यूट के तहत जो है हम दावा एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो डीएन सुन के बोला अच्छा आपका इरादा है, मगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एजुकेशन होती है, तुमको दावा करना है तो दावा सेंटर जाओ।
तो यहाँ पे हर चीज़ जो है एक फ्रेमवर्क के तहत डिफाइन कर दी गई है और स्ट्रिक्ट इसके ऊपर जो है फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चंद चीज़ें थी। तो आखिर में पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन जनरल तबलीगी जमात वाले लोग टेररिस्ट नहीं होते। ठीक है, इन जनरल वो लोग नहीं होते, ना ही उनको टेररिस्ट किसी ने कहा है, ना यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है, ना सऊदी हुकूमत ने उनको टेररिस्ट कहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि बाज़ इनकी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गेटवे खुलता है टेररिज्म की तरफ। और ये सिर्फ तबलीगी जमात के बारे में नहीं बल्कि दीगर दूसरी जमातों के बारे में भी कहा है, जहाँ पर चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जाता और जब नए लोग आते हैं तो जज्बात का जब शिकार होते हैं तो फिर वो गलतियां कर बैठते हैं, जिससे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस उनको उठाती हैं, फिर उनका गलत इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी दो पॉइंट्स जो मैंने एक्सपर्ट से पूछे थे वो मैंने आपके सामने बताए हैं कि दो अहम पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट उसको देखा जा रहा है, और फिर इस लिहाज से जो है उसके उसके ऊपर जो है ये स्ट्रिक्ट एक्शन अभी लिया जा रहा है। और इसके अलावा भी जैसे मैंने आपके सामने कहा है कि जो है चीज़ों को यहाँ पे रेगुलराइज किया जा रहा है एडहॉक बेसिस पर या फिर फ्रीलांस बेसिस पर। ना रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है ना चैरिटी यहाँ पे हो सकती है, तो इन चीज़ों को एक फ्रेमवर्क के तहत जो है ना टाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चंद अहम पॉइंट्स थे आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह मेरी बातें पसंद आई हैं। और मैं आपको फिर से बात बता देता हूँ कि मैं ना तबलीगी जमात के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, ना मेरा कोई पर्सनल उनके साथ दुश्मनी है, बल्कि जो भी मैंने उनको देखा है बेचारे सीधे साधे और शरीफ लोग ही होते हैं। समदानी शेख साहब कह रहे हैं कि तबलीगी जमात वाले अहले हदीस मस्जिद गिराते हैं और नए मस्जिद बनाने नहीं देते, उसका हमको कैसे समझाना चाहिए। हाँ, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है। हमने देखा है कि साउथ इंडिया में ख़ास तौर पे आंध्रा साइड में बाज़ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर जो है एक दूसरे की मस्जिदें गिरा दी और तबलीगी जमात का नाम उसके अंदर आया था कि इन्होंने मस्जिदें तुड़वा दी हैं बाज़ लोगों की। तो ये तो है, तो ये तो डायलॉग और डिस्कशन से हो सकता है अगर उनके साथ बात करें प्रॉपर तो, और जो है लीगल हेल्प लें तो इंशाल्लाह हो सकता है कि हम अपनी अपनी अपने हिसाब से मस्जिद बनाकर रह सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ठीक है। जुबैर भट्ट साहब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी कलेक्टेड मनी टू अरबिया कंट्रीज एंड स्पीकिंग हेट लेक्चर टू सऊदी अरेबिया। हाँ जुबैर भट्ट साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। जमात इस्लामी वालों ने सऊदी अरब को बड़ा लूटा। ठीक है, अक्सर जो है दावा दावा के नाम पे इन्होंने जो है बड़े पैसे लूटे, उसके बाद जो है इन्हीं को गाली दे के। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो डॉक्टर जाकिर नाइक की है। ठीक है, आप लोगों को शायद मेरी बात बड़ी कड़वी लगेगी, मगर पूरा चैनल उन्होंने खड़ा किया, पूरा जो है पैसा सऊदी अरब का लिया, बाद में इनके ही पीठ में छुरा भोंक के निकल गए। अबू शाफिया कह रहे हैं कि अकीदे का क्या है, अब अकीदे का प्रॉब्लम है पर दुरुस्त गर्द, हाँ दहशत गर्दी तो नहीं। जी बिल्कुल, वही बात तो मैं भी बता रहा हूँ। अकीदे का प्रॉब्लम अलग चीज़ है, टेररिज्म चार्जेस एक अलग चीज़ है। मगर जैसे ट्वीट में भी कहा गया कि गेटवे है, ठीक है, उनको टेररिस्ट नहीं बोला गया। डॉक्टर जाकिर नायक का क्या अकीदा है? डॉक्टर जाकिर नायक का मुशक्कल अकीदा है। डॉक्टर जाकिर नायक के नज़र में तीजानी सूफ़ी दद्दू जो है ये बहुत बड़ा शेख है। ठीक है, और ये मिक्स आदमी है असल में। कभी ये सफ़र हवाली को कोट करते हैं सुइसाइड बॉम्बिंग के मामले में, सफ़र हवाली को शेख बना लेते हैं, तो कभी किसी को कभी किसी को। तो इनका मामला ही पूरा अजीब मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है। उम्मीद है कि जो हजरात मुझे कमेंट में और मैसेजेस में पूछ रहे थे कि इस टॉपिक पर इजहार ख्याल करूं, तो यही पॉइंट्स थे मेरे जहन में जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बजाय हम कि हम जो है ख्याली पुलाव बनाएं, बहुत सारे लोग जो है चबूतरों पर बैठकर, नालों के पास बैठकर, यहाँ वहाँ बैठकर जो है ख्याली पुलाव बनाते हैं। ऐसा हुआ हूँगा, ऐसा बोला हूँगा इन्हें, मोदी फ़ोन, बात तो ये बोल रहे हैं कि मोदी फ़ोन करके बोला हूँगा सऊदी को कि तबलीग जमात पे पाबंदी लगाओ। तो ये इंडिया का मामला अलग है भाई। ये हर कंट्री अपने अपने हिसाब से अपने नेशनल सिक्योरिटी को कंसिडर करके लोग डिसीजन लेते हैं। इस तरह से कोई किसी को फ़ोन करके नहीं बोलता
ये आपके महल्ले की लड़ाई नहीं होती, या फिर इधर के कॉरपोरेटर साहब उधर के कॉरपोरेटर साहब को फ़ोन करके बोल दिए भाई ये कर दो वो कर दो तो हो जाता है। अब्दुलरहमान सैयद बोल रहे हैं कि बॉलीवुड की एंट्री के ऊपर आपकी क्या राय है। जी, बॉलीवुड की एंट्री देखिए, बॉलीवुड तो बहुत पहले से है, ये किसने कहा आपसे कि बॉलीवुड की एंट्री अब हुई है। बॉलीवुड तो बहुत ज़माने से लोग जो है सऊदी अरब के अंदर देखते हैं। जी अफलाम चैनल भी जो है काफ़ी ज़माने से लोग देखते हुए आए हैं। तो बॉलीवुड की जो एंट्री की बात है, तो बात असल में जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर एक बंदे ने, पाकिस्तानी है शायद गालिबन बंदा, उसने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। वो मैं अपने पेज पर इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि ये जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्यों किया जा रहे हैं कॉन्सर्ट्स, और उसने इसके पीछे रीजंस बताए हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे और क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं ये मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। मैं बोलूँगा तो फिर आप लोग मेरे ऊपर फतवे मारना शुरू कर देंगे, तो इससे बेटर है कि आप जो है उस बंदे की बात सुनिए, तो हो सकता है कि आपको जो है चीज़ें समझ आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं। दानिश खान करेंगे 2017 में देवबंद ने तबलीगी जमात को क्यों बैन किया था। 2017 में देवबंद ने तबलीग, असल में क्या है कि तबलीगी जमात की लड़ाई चल रही थी 2017 अगस्त में, अमीर को लेकर। अमीर ये बनेंगे, अमीर वो बनेंगे, ये लड़ाई तो आपको हर जमात में मिलेगी ना। अमीरों के मामलों में जो है लड़ाइयाँ जो है आपको हर जमात में मिलेंगी। अमीर कौन बनना कौन नहीं बनना, हम इतनी साल से मेहनत करें जमात के अंदर रह गए, ये कैसा अमीर बनता, तो ये तो आपको हर जमात में मिलेगा, ठीक है। तो 2017 में क्या हुआ था कि तबलीगी जमात में भी इस तरह की लड़ाई हुई थी अमीर को लेकर। तो उस टाइम पर देवबंद ने ये जो है क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया था कि देवबंद के अंदर तबलीगी जमात एक्टिव नहीं रहेगी। तबलीगी जमात पे पाबंदी उन्होंने लगा दी थी कि जब तक ये मसला ख़त्म नहीं करते तुम लोग अमीरों की लड़ाइयों का, तो यहाँ पे जो है तुम लोग अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। मगर उसूलन देखा जाए तो तबलीगी जमात देवबंद से ही निकली हुई जमात है। तबलीगी जमात देवबंद ये इमाम मातुरिदी को अकीदे में मानते हैं और इमाम अबू हनीफा को फ़िक़्ह में मानते हैं, ठीक है। वो लोग अपने आप को कहते तो हनफी है, मगर हनफी फुल्ली हनफी नहीं है, सिर्फ फ़िक़्ह में हनफी है, अकीदे में मातुरिदी है। वरना देखा जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अकीदे में सलफ़ी थे और फ़िक़्ह में तो उनकी वो हनफी फ़िक़ा है, मगर अकीदे में जो है उनका जो अकीदा था, जैसा अल्लाह के बारे में कि अल्लाह जो है अर्श पर मुस्तवी है, तो उनका अकीदा था कि अल्लाह जो है अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह हर जगह का उनका अकीदा नहीं था। मगर मातुरिदी का अकीदा ये था कि अल्लाह हर जगह हर शय में है। तो जो देवबंदी या तबलीगी या तालिबान, इनका अकीदा है, मातुरिदी अकीदा होता है। और इनफैक्ट जो उर्दूगान है तुर्की का, उसका भी मातुरिदी अकीदा है। तो मातुरिदी, इमाम मातुरिदी को ये लोग मानते हैं अकीदे में। फ़िक़्ह में जो है ये लोग इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, ठीक है। अबू शाफिया साहब कह रहे हैं जाने दो भाई, अब 1 साल की बात है, फिर तो 2023 आ ही रहा है। अच्छा अच्छा, 2023, हाँ, खिलाफत, तुर्की की खिलाफत, तो खिलाफत उस्मानिया वापस आने वाली है। लोग जो है दिन में ख्वाब देख रहे हैं खिलाफत उस्मानिया वापस आ रही है। दादा भाई पेसराई कह रहे हैं कि भाई ये मस्जिदों को भी तोड़ते हैं और रोकते हैं। यहाँ ये बहुत लोग कह रहे हैं तबलीगी जमात के बारे में कि ये मस्जिदों को तोड़ते हैं और रोकते हैं। हो सकता है कि बाज़ बाज़ इलाकों में है, बाज़ बाज़ इलाकों में नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ पे नहीं है। यजीद सुल्तान कह रहे हैं कि अमीर सादुद्दीन कोपेक का क्या अकीदा है। कौन सादुद्दीन कोपेक भाई, अजीब अजीब नाम लेके आ जाते हैं। जुबैर भट्ट करेंगे आफ्टर इसराइल मोस्ट ऑफ ज्यूज लिव इन ईरान। अच्छा, चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने सवालात भी किए। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कशन करके। अब्दुल्ला बिन उमर करें जज़ाकल्लाह खैर वसल्लम जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।